कोई चीज पूछना है किसी को? ऑल ओके? चलो, तो हमने देखा कि इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग पर एप्लीकेबल है, और इंडेस 103 की स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, वो है एक्वायरर और एक्वायरी। ठीक है, और एक्वायरर और एक्वायरी की जो डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई वन हु ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर द अदर, वो एक्वायरर है। जिसपे कंट्रोल आया है वो एक्वायरी है, जिसने कंट्रोल किया है दूसरे पर वो एक्वायरर है। बड़ी सिंपल सी बात है, तो इसमें कोई भी कंट्रोल का जो जनरल मीनिंग है वो भी हमने बात करी कि एक एंटिटी जब दूसरी एंटिटी के 50% से ज्यादा इंटरेस्ट इक्विटी शेयर्स में, वोटिंग राइट में इंटरेस्ट होता है तो वो कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल की एक प्रॉपर डेफिनेशन, और कंट्रोल का एक प्रॉपर इनफेक्ट डेफिनेशन नहीं कहेंगे, कहेंगे असेसमेंट। असेसमेंट एक बड़ा शब्द है, असेसमेंट मतलब बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो कंट्रोल का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट आपको दे रखा है इंडेस 110 में, 110 में। ठीक है, और उस असेसमेंट को मैंने अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मैंने एक जनरल बात आपको बताई है कि भाई आप ये मान के चलें कि कंट्रोल 50% है, उससे कम पे भी आ सकता है, और ऐसा केस भी हो सकता है जब 50% से ऊपर होने के बावजूद भी कंट्रोल ना हो। तो सर आज तक हमने ये बात की, तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई तो एग्जांपल अब होना चाहिए, तो हम उस स्टेज पर आ गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान दूं कि भाई अकाउंटिंग का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल था, बहुत बेसिक सिद्धांत है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमेशा एक अकाउंटेंट को, इसको कहते हैं कंसिडरेशन व्हाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज को निर्धारित करते वक्त एक अकाउंटेंट को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज निर्धारित करते वक्त एक अकाउंटेंट को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और उनमें से एक है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है, ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म जब हम 11th-12th स्टैंडर्ड में होते हैं, फाउंडेशन लेवल पे होते हैं, तो थियोरिटिकली हम पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर थोड़ा बहुत इसके एप्लीकेबिलिटी आती है, पर ध्यान नहीं ज्यादा, थ्योरी ही समझते हैं इसे हम। ठीक है, लेकिन जितने भी इंडेस हैं, पहले एस थे आपको पता है, जितने भी इंडेस हैं, और एस में जो मेजर डिफरेंस आया है ना, वो इसी वजह से आया है। इस प्रिंसिपल को इतना ज्यादा डिटेल में अब अप्लाई कर दिया है कि जितने भी इंडेस हैं उन सभी इंडेस में इसका उपयोग है। अब वो कैसे, वो मैं थोड़ा बताऊंगा, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म होता क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंस ओवर फॉर्म? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक अकाउंटेंट को ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, ट्रांजेक्शन का जो सब्सटेंस है, ट्रांजेक्शन का जो, वो उस ट्रांजेक्शन के फॉर्म से ऊपर है, ओवर फॉर्म। ठीक है भाई, रिलायंस इज ओवर मुकेश अंबानी, रिलायंस इज ओवर मुकेश अंबानी, भाई मुकेश अंबानी जो ऊपर है रिलायंस, है ना? तो वैसे ही सब्सटेंस इज ओवर फॉर्म। ट्रांजेक्शन का जो सब्सटेंस है वो ट्रांजेक्शन के फॉर्म से ऊपर है, ये मानना पड़ेगा अकाउंटेंट को। फिर ऐसा क्यों, उसका लॉजिक समझाते हैं, पर उसके पहले समझना पड़ेगा सर ये तो बताओ ये सब्सटेंस है क्या, ये फॉर्म है क्या, ये उसके ऊपर है, ये उसके ऊपर है, पर बताओ सही है क्या? तो सब्सटेंस का मतलब होता है रियलिटी, असलियत, सच, और फॉर्म का मतलब होता है जो दिखता है, वो जो दिखे वो सच हो जरूरी नहीं, घोर कलयुग है, जो दिखे वो सच हो ये तो वाकई जरूरी नहीं है। तो फॉर्म मतलब होता है जो दिखता है, जो दिखता है, हो सकता है सच हो सकता है, लेकिन सब्सटेंस का मतलब है रियलिटी, असलियत। और हमारी जिंदगी में भी हम ये प्रिंसिपल लगाते हैं। अकाउंटिंग के सारे प्रिंसिपल आम आदमी नहीं बनाए, तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि इंसान को पहचानना है कि वो अच्छा है या बुरा, तो मैं आपको बताता हूं कि भाई एक इंसान है, उसका जो है दिल बहुत अच्छा है, दिल से बहुत बढ़िया आदमी है,
बहुत बढ़िया है, ठीक है। चेहरे से बदसूरत है, अच्छा है बुरा, दिल से अच्छा है ना, चेहरे से क्या, ओए चेहरे से बहुत परफेक्ट है, शानदार है, स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग, ब्यूटीफुल, जेंडर के हिसाब से, ठीक है ना, लेकिन दिल से बेकार है, हमेशा दूसरों का बुरा करने की सोचता है या धोखा देने की सोचता है, सोचती है, ठीक है। कैसा है वो इंसान? तो आपने इंपॉर्टेंस चेहरे को दिया या दिल को? क्योंकि दिल को देखो, चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अरे हाँ, है ना। तो दिल सब्सटेंस है, रियलिटी, असलियत, ठीक है, और चेहरा फॉर्म है जो दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम कोई एसेट इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। किस पे खरीदते हैं? इंस्टॉलमेंट में हम कोई एसेट लेकर आते हैं, मैंने बताया भी था आपको एक, ठीक है ना। हाँ, मैंने इंस्टॉलमेंट पे टेलीविजन खरीदा, बाइक खरीदी, मैंने बाइक खरीदी और बैंक वालों से लोन लिया, लीगल ओनर बैंक है, और जब तक मैं आखिरी किस्त ना चुका दूं तब तक जो है बैंक कभी भी मुझसे छीन सकती है। मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट जब चुकाऊंगा तभी मैं लीगल ओनर बनूंगा। पेपर मेरे नाम नहीं है, पेपर फॉर्म है, पेपर क्या है, लेकिन पोजीशन मेरे पास, एंजॉयमेंट का अधिकार मेरे पास, एंटरटेनमेंट का अधिकार मेरे पास, दूसरों को हटाने का, एक्सक्लूड करने का अधिकार मेरे पास है कि नहीं? मेरी बाइक है वो, ठीक है, मैं आपकी किस्तें चुका रहा हूं, मैं नहीं चुकाऊंगा तो आप ले जा सकते हो। तो हम ऐसे केसेस में भी ओनर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसको मानते हैं? जिसने खरीदा है, मैं ओनर हूं, हाँ या ना। तो हमने किसको महत्व दिया? सब्सटेंस को या फॉर्म को? असलियत, रियलिटी ये है, रियलिटी ये है, राइट ऑफ एंजॉयमेंट मेरे पास, राइट ऑफ एंटरटेनमेंट मेरे पास, राइट ऑफ पोजीशन मेरे पास, राइट टू एक्सक्लूड अदर्स मेरे पास। तो क्या हुआ, कागज ही तो मेरे नाम नहीं, अरे हाँ या ना, बाकी सब तो मेरे ही पास। वो बैंक वाले बेचारे दूर से ही बता रहे, देखो बाइक हमारी, बैठ के दिखा दो, बैठ तो कितने चालू करके दिखा दो, नहीं कर सकते आप, चाबी नहीं है आपके पास। बैंक वाले तो दूसरा गाना गाएंगे, कहने को जश्न बहारा है, कहने को ही उनकी है बस भाई। तो ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और ये अकाउंट में वैसे ही बहुत जगह लगता है, क्या ऐसा नहीं है? लेकिन अब इंडेस आने के बाद तो बहुत जगह लगा है। एक कंपनी है, उसके 100 शेयर्स हैं, मेरे पास केवल 45 शेयर्स हैं, बाकी 55 शेयर्स जो हैं 55 अलग अलग लोगों के पास हैं, ठीक है। और अब जीवन में ये उम्मीद ही नहीं है कि 55 लोग कभी एक साथ मीटिंग में आएंगे। कहने को मेरा कंट्रोल नहीं है, फॉर्म जो दिखाई दे रहा है कि मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है? जब ये 55 कभी इकट्ठे होंगे ही नहीं, तो मैं हमेशा मीटिंग में रहूंगा और जो मैं चाहूंगा वो हो जाएगा, ये सब्सटेंस है। तो 45% पर भी मेरा कंट्रोल आया कि नहीं? तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म चलेगा। इंडेस 103 में नहीं, 110 में नहीं, सारे इंडेस में हमेशा एक ही बात आएगी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म से चलेगा। आपको ट्रांजेक्शन की रियलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है, ना कि जिस रूप में वो दिख रहा है वो। दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, क्लियर? तो हमने यही बात की कि भाई सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से हमने बात की, और हमने देखा कि एक्वायरर कौन है, एक्वायरी कौन है, कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो बिजनेस का भी मैंने आपको एक जनरल मीनिंग ही बताया अभी तक, ठीक है, ये नॉर्मल मीनिंग है बिजनेस की भी। अब हम एनालिसिस करेंगे कि किस, कई बार ऐसा होगा कि बिजनेस की डेफिनेशन में ही नहीं आ रहा। जब कोई चीज बिजनेस ही नहीं है तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन का एस कैसे लग जाएगा? एस तो तब एप्लीकेबल होगा इंडेस 103 जब बिजनेस भी हो और बिजनेस कॉम्बिनेशन हो। इज दिस क्लियर? तो इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंडेस 103, और जिसमें हमने कई सारे बेसिक कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स कर लिए। हमने उसमें एक्विजिशन का केस भी देखा, जिसमें कि टेक ओवर का केस की बात करें, हमने देखा कि भाई जिसको टेक ओवर किया वो एंटिटी बंद हो गई, और वो बंद नहीं भी हुई, केवल उसके शेयर्स खरीद लिए। हमने देखा 100% सब्सिडरी का केस देखा, एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब देखा, एनसीआई का मेजरमेंट देखा, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब हम उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब बताया, समझ में आ गई बात, और एक उसके बेसिक कुछ एग्जांपल्स बताया, और उससे एक एग्जांपल मैंने आपको इंडेस 103 में बताया कि देखो कंट्रोल 45% पे भी आ गया मेरा, है ना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब और कुछ हो ही नहीं सकता। हमें केस टू केस जज करना पड़ता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन जज करना पड़ता है,
हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर केस में सब्सटेंस ओवर कंट्रोल आ जाए, ना आए, कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले इलस्ट्रेशन। ध्यान दें, जेड लिमिटेड ने, बड़ा ये बिल्कुल सिमिलर इलस्ट्रेशन है, कहीं कोई खास बात इसमें नहीं है अभी। जेड लिमिटेड ने 60% शेयर्स खरीद लिए पी लिमिटेड के, और कंसिडरेशन तय हुआ 960 लैक्स। पी लिमिट कुछ जेड लिमिटेड एक्वायरर हो गया, पी लिमिटेड एक्वायरी है, और चूंकि शेयर्स खरीदे हैं तो जेड लिमिटेड ने पी लिमिटेड के शेयर होल्डर से सीधे शेयर खरीद लिए, तो पी लिमिटेड बंद थोड़ी हुई है, तो ये गोइंग कंसर्न है। ठीक है, और पी लिमिटेड की जो असेट्स हैं उसकी बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे तो बैलेंस शीट में तो बुक वैल्यूज होंगी, बैलेंस शीट में क्या होंगी, तो वो अपनी जगह है, हमने यहाँ बुक वैल्यू दी, फेयर वैल्यू दे दी, असेट्स की अलग दे दी, लाइबिलिटीज की अलग दे दी। अगर 2400 माइनस 900 से हम नेट असेट की वैल्यू निकालें तो 1500 लैक्स की नेट असेट आ जाएगी। एनसीआई है क्या इस क्वेश्चन में, बिल्कुल होगी, क्योंकि 60% में हमने जेड ने कंट्रोल किया, तो 40% शेयर्स पी के दूसरे के पास है, तो 40% जो लोग हैं उनको हम नॉर्मली कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अच्छा, क्या जरूरी है कि 60% पे कंट्रोल हो जाए? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। ये जो 60% हमने लिया है इसमें कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अभी हमने कंट्रोल का असेसमेंट नहीं पढ़ा, अभी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कुछ और भी सिचुएशंस आएंगी कि शायद ज्यादा परसेंट होते हुए भी आपका कंट्रोल ना रहे, इस अभी है। लेकिन जब तक कुछ ना कहा जाए, जब तक कुछ ना कहा जाए, तब तक तो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारी जो पुरानी बचपन की यादें थी वो अच्छी थी, बचपन की यादें अच्छी थी, बचपन में दिमाग का लगाना पड़ता था, कर दिया तो कर दिया, 50% के ऊपर कंट्रोल है, 50% उससे कंट्रोल नहीं, तो ये मान के चलते हैं। तो 60% पे कंट्रोल आ गया, तो अब भाई बात करते हैं एंट्री करनी सिर्फ कंसोलिडेशन की, है ना। पहले तो ये बताया कि क्या जेड लिमिटेड का सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनेंगे, हाँ बनेंगे, है ना, और पी लिमिटेड के अपने सेपरेट बनेंगे ही बनेंगे, इंडिविजुअल बनने बनने हैं, ठीक है ना, क्योंकि पी लिमिटेड बन तो हुई नहीं है। लेकिन अब जेड लिमिटेड की हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी, बड़ा सिंपल सा है सवाल में, चूंकि नेट एसेट एक साथ नहीं दे रखी, तो मैं एसेट को लायबिलिटी को अलग अलग ले आता हूँ। ऑल जेड लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, असेट आएंगी तो डेबिट, लाइबिलिटी आएंगी तो क्रेडिट, ये 1500 की नेट एसेट आ गई। टू कंसिडरेशन 960, तो 1500 के बदले में हम 960 दे रहे हैं, अगर कुछ और ना बोले तो 1500 के बदले में 960 दे रहे हैं, तो ये तो कैपिटल रिजर्व था, फायदा था, या गुडविल की जगह आना चाहिए गेन ऑन बार्गेन परचेज, मैंने नाम बताया था, कैपिटल रिजर्व को बोलते हैं गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये नाम दिया गया इंडेस में, फायदा। लेकिन नहीं साहब, ये पूरा 1500 हमारा थोड़ी है, इसका 40% तो एनसीआई है, क्योंकि एनसीआई किस पे लेना था हमें, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट, फेयर वैल्यू पे नहीं लेना है, किस पे लेना है, प्रोपोर्शनेट शेयर इन, तो प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पे हमने ले लिया, तो 2400 माइनस 900 नेट एसेट थी पी लिमिटेड की, उसका 1500 का 40% ये एनसीआई में चला गया, तो 1500 माइनस 600 और चला गया, तो 900 के बदले में हमने 960 दिए, 60 की गुडविल आ गई, कंसिडरेशन टू कैश एंट्री पास हो गई, हो गया, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। बताइए गुडविल क्यों आई, क्योंकि जो कंसिडरेशन था वो नेट असेट से ज्यादा था, है ना, नेट एसेट टेकन ओवर से हमारा जो प्रोपोर्शनेट देख रहे हैं, जो हमारा हिस्सा नेट एसेट का, हमने उसी के बाद कंसिडरेशन दिया है। जो देखो मैथमेटिक्स हमेशा कंपैरिजन से होता है, मैथमेटिक्स इससे होता है, कंपैरिजन के बिना मैथमेटिक्स नहीं हो सकता, है ना भाई, चीजें कंपेरेबल होनी चाहिए, है कि नहीं भाई। 3 कैलकुलेटर में से 2 पेन माइनस किए तो कितना आएगा, कुछ होएगा ही नहीं, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है ना, तो कंपैरिजन होना चाहिए ना। तो जो हमारा कंसिडरेशन है वो 60% का अमाउंट है, तो हमारी जो नेट एसेट है वो भी 60% के बराबर होनी चाहिए, तो इसलिए हमने एनसीआई को हटा के अपनी नेट एसेट निकाली, है ना। तो ये हो गया। अब यहां पर हमने एक जनरल बात लिख दी कि अगर कंसिडरेशन कम होगा, गेन ऑन कंसिडरेशन अगर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो हमने ली है उससे कम है, अरे 100 रुपए की चीज लेके आ रहे हो 90 ही दे रहे हो, तो 10 का फायदा करा लिया ना, उसको बोला गेन ऑन बार्गेन परचेज। गेन है तो डेफिनेटली क्रेडिट होगा, क्या होगा, और क्रेडिट होगा तो बैलेंस शीट में रिजर्व में जाएगा, और रिजर्व में जाता है ओसीआई में, कहा जाता है। देखिए मैंने मेरी क्लास में नाम पहली बार लिया है ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आपको पता ही होगा कि भाई एक जमाने में ट्रेडिंग बनता था, पीएनएल बनता था, है ना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल लिखते थे, फिर कंपनीज के केस में कभी ट्रेडिंग पीएनएल नहीं लिखा, कंपनी के केस में हमेशा लिखा पीएनएल,
वो ही मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ ही होता था। कंपनी में थोड़ी बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इट्स अ पीएनएल, है ना। और हाँ जी, हाँ वो तो मैं बता रहा हूँ, मैं जिंदा हूं ना अभी, अरे मैं अभी संन्यास थोड़ी लिया, ठीक है। हाँ, तो पीएनएल है। अब जब से इंडेस आए हैं, ऐसा मान लीजिए, शेड्यूल 3 आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एप्लीकेबल शेड्यूल 3 है। तो पीएनएल ये मान लीजिए दो हिस्सों में बनता है। जैसे बचपन में हमको सिखाते थे पीएन पार्टनरशिप फर्म, उसमें पहले पीएनएल बनता था, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता था। कुछ खास चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाती थी। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ जाता, उसको भी वहीं लिख देते तो फर्क क्या पड़ जाता, फर्क फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उसका नियम था। उसका नियम ये था कि जो चीजें, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट के केस में बनेगा। प्रॉफिट होगा तो ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, प्रॉफिट होगा तो ही तो उसको सैलरी रेम्युनरेशन दे रहे हैं। और पीएनएल में आने का मतलब है कि प्रॉफिट हो या ना हो, प्रॉफिट हो या, आपको पीएनएल में लिखने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती थी, हाँ, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसे पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्लास पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। ट्रेडिंग पीएनएल भी एक ही अकाउंट था, लेकिन ट्रेडिंग के कुछ पार्ट, कुछ चीजें ट्रेडिंग में आती थी, कुछ पीएनएल में। तो वैसे ही आजकल पीएनएल के दो हिस्से हो गए, दो सेक्शन हो गए। अब कोई डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में तो बनता नहीं है, एक हमारा शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, तो उसमें सेक्शन हो गए हैं। एक सेक्शन तो नॉर्मल पीएनएल का है, और कुछ इनकम ऐसी है, कुछ इनकम कैसी है, कैसी, ऐसी, ठीक है ना, जो सेक्शन दूसरे सेक्शन में आएंगे, उनको कहेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्या कहेंगे? अभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर ओसीआई में क्या क्या जाता है। अभी उसकी कोई लिस्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, किसी और लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि भाई जैसे रिवॉल्यूशन रिजर्व ओसीआई में आना चाहिए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आना चाहिए, है ना। उसका तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा है कि जो रूटीन आइटम्स हैं उसके अलावा नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नियम आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा है। तो मेरे हिसाब से भाई जो है कुछ रूटीन आइटम्स तो ठीक है, नॉर्मल पीएनएल में आती है, पर जो रूटीन आइटम्स नहीं होंगी वो ओसीआई में आएंगी। लेकिन ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम जब ओसीआई को पढ़ेंगे, जब हम पीएनएल की बातें करेंगे तो बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, है ना। मैं चाहूं तो भी ओसीआई को एक बड़ी चीज बता के पेश कर सकता हूँ यहाँ पे। क्यों मतलब है, पर सिंपल, कीप इट सिंपल चार्ली, कीप इट सिंपल। लाइफ का सिंपल उसूल है कि आप सिंपल, आंसर सिंपलिसिटी में छुपा हुआ है। आपने वो शाहरुख खान की मूवी देखी ना एसआरके की, हैप्पी न्यू ईयर, उसमें तो ये डायलॉग था जो मैंने अभी बोला था, कीप इट सिंपल चार्ली, कीप इट सिंपल। तो लास्ट में वो जब सेफ खोलनी होती है तो पासवर्ड उसको नहीं पता होता, तो वो सोचता था, बार बार बोलता कीप इट सिंपल। मेरे पापा एक बात कहते कीप इट सिंपल चार्ली, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल चार्ली, चार्ली उसका नाम होता है, तो पासवर्ड ही चार्ली होता है। और वो एकदम दिमाग में था कि इससे चार्ली बार बार बोलो, ये इससे सिंपल क्या हो सकता है, वो पासवर्ड डालता है, खुल जाता है। दैट इज द थिंग। तो कीप इट सिंपल चार्ली, लाइफ का सिद्धांत है ये, ठीक है ना। कि कुछ नई बात थोड़ी है, पीएनएल के दो सेक्शन आ गए, कुछ इनकम को दूसरे सेक्शन में डाला, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, अरे यहाँ डालो या यहाँ डालो, जाना बैलेंस शीट में, तो कहाँ टेंशन लेना फिर अभी फिलहाल के लिए। तो ये रिकॉग्नाइज जो भी गेन ऑन बार्गेन बचे जाएगा वो ओसीआई में जाएगा, कहा जाएगा, और ऑब्वियसली वो अदर इक्विटी में आएगा बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल रिजर्व। ऐसे हम समझ सकते हैं, कैपिटल नेचर की तो है, नॉन रिकरिंग आइटम है तो। और यहाँ पर हम एंट्री पास कर लेते हैं, ये देखिए एम लिमिटेड ने एक्वायर किया 80% इंटरेस्ट फी लिमिटेड में, और कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर इशू करे 100 लाख, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 240 लाख है, ठीक है ना। तो 240 लाख हमारे लिए तो वही रहेगा। 380 की एसेट, 60 की लाइबिलिटीज, यानी नेट एसेट आ गई 380 माइनस 320 की, 320 की नेट एसेट आ गई। हमें सिर्फ कंसोलिडेटेड बुक्स की एंट्री पास करनी है। ये एग्जांपल कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं सिखाएगा, सिर्फ गुडविल की जगह गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आइडेंटिफाइबल असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट, वो तो आइडेंटिफाइबल है जो असेट्स, वही पता है आइडेंटिफाइबल असेट्स मतलब क्या होता है, मैंने पहली बार यूज किया है, वरना मैं असेट डेबिट कर देता था ना। वो एक्चुअली जो पहचान पहचान में आनी चाहिए, कोई चीज पहचान में ना है वो कैसे हो सकता है। वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट मस्ट बी आइडेंटिफाइबल एज एन असेट। अरे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, जैसे टेंजिबल्स आर आइडेंटिफाइबल, टेंजिबल तो आइडेंटिफाई है ही ना कि अरे फर्नीचर मुझे बेनिफिट दे रहा है, मशीनरी मुझे बेनिफिट देगी, फ्यूचर बेनिफिट। असेट होने के लिए क्या जरूरी होता है? फ्यूचर बेनिफिट होना। अरे हर वो चीज जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, एफईबी बोलता हूं मैं, फैब क्या बोलता हूं मैं, फैब, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक।
हर वो चीज जो फैक्ट देगी, क्या देगी, वो असेट है। वो क्या है, हाँ उसकी दो कंडीशन और है वैसे मैं बता दूं। एक तो वो पास ट्रांजेक्शन से मेरे पास आई, और एक मेरा उस पर कंट्रोल है। अरे ये तो नॉर्मल बात है, ट्रांजेक्शन इवेंट हो, ट्रांजेक्शन अगर करूंगा ही नहीं तो कहां से कोई चीज आ जाएगी, इसलिए मैं याद नहीं रखता, है ना। और कंट्रोल तो होना ही चाहिए, मेरा कंट्रोल तो असेट का, मेरे स्टॉक, कई चीज बिजनेस की छोटी डेटर्स पे भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, स्टॉक पे भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल तो है ही। तो मेन बात होती है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अरे भाई मेरे एम्प्लॉय को मैं सैलरी दूं ना दूं, हो सकता है मेरा कोई लीगल एग्रीमेंट ना हो तो उस पर भी मेरा कंट्रोल तो ही, पर वो तो 12 महीने की सैलरी दूंगा और 12 महीने ही काम करेगा, तो वो एक्सपेंसिव असेट थोड़ी, फ्यूचर बेनिफिट थोड़ी मिलेगा। गेट द पॉइंट। हम हर बात को बहुत डिटेल में समझना चाहिए, कर भी सकते हैं, अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग। तो हर वो चीज जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है वो असेट होगी, क्या होगी, तो टेंजिबल्स आर आइडेंटिफाइबल, लेकिन इनटेंजिबल्स वो वो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल, लेकिन वो पहचानी जाती है, आपको महसूस तो होता है ना। सांस देखी क्या किसी ने, नहीं कहा देखी, सर महसूस होती है, मैं दिख रहा हूं, टेंजिबल हूं, मेरा शरीर टेंजिबल है, आत्मा इंटेंजिबल है। और वैसे मूल्य तो एक बात है ना, जीवन में मूल्य इंटेंजिबल चीजों का ही है, इंटेंजिबल असेट ज्यादा महंगी होती है। आज आप कोको कोला वाले से बोलो तेरा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बोल कितने पैसे चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, 5000 करोड़, कई लोगों के पास पैसे पड़े, लेकिन वो नाम कहां से लाओगे, ब्रांड नेम, जो इतने सालों की मेहनत है। वो स्टिकर जो कोको कोला का है वो तो 10 रुपए का भी नहीं आता, लेकिन उसकी छुपी हुई ताकत है ना, इंटेंजिबल है। अरे हाँ या ना, ब्रांड नेम इज एन इंटेंजिबल असेट। अरे 2000 करोड़ मेरे पास पड़े हैं, मैंने फैक्ट्री डाल दी और मैंने बना दिया एक नया अमित कोला, कौन पिएगा भाई हटाओ, है ना, ब्रांड नेम की वैल्यू है ना भाई। तो आइडेंटिफाइबल है, गुलाब का फूल टेंजिबल है, खुशबू इंटेंजिबल है। अरे हाँ है ना, पैसे तो खुशबू के ही थे, नहीं क्या, खैर ये सब बातें हैं। मेरा कहने का मतलब है आइडेंटिफाइबल, हर वर्ड पे सब, हर वर्ड को समझो। आइडेंटिफाइबल एसेट्स डेबिट 380, लायबिलिटीज क्रेडिट तो 240 हो गया। एनसीआई 20% ले लेते हैं, 80% है तो ये 20% मैंने कसना पे कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी नहीं दिया तो आई कैन यूज एनी मेथड। और ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, जो इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोपोर्शनल शेयर इन नेट एसेट तो लग ही जाएगा, है ना, हालांकि कंसिडरेशन से भी निकल सकता था। हो गया। तो यहां पर ये जो है बेनिफिट आ रहा है, ये आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, ये दो, हाँ 16 आ गया ना, 16 का गेन ऑन बार्गेन परचेज, ये कुछ टेक्निकल एरर हो जाता है, तो ये जब नोट्स दो बार नहीं, मैंने दो बार नहीं लिखा है, पीडीएफ में वो दो बार हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक ही बार है, ठीक है ना। तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया, फायदा हो गया। तो सेम ट्रांजेक्शन था, गुडविल की जगह जीओबीपी आ गया 16 का। एनी डाउट इन दिस, बस तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो हमने आज कॉन्सेप्चुअली कुछ बातें सीखी। एक हमने सीखा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा तो असेट है, हमने आइडेंटिफाइबल का मतलब समझा, हमने कंट्रोल असेसमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, हमने सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब सीखा। सारी चीजें सीखनी है, लेकिन होले होले से हवा चलती है, होले होले से दुआ लगती है, होले होले सब कुछ होता है ना, होले होले घूंघट उठता है, होले होले चंदा पड़ता है। गाना कितना कॉन्सेप्चुअल है नहीं, तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, फिक्र नो गोली मार, दिन जिंदगी के चार, होले होले हो जाएगा प्यार, है ना, ठीक है ना। तो होले होले सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बड़े आगे चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस एक सामान्य शब्द है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, जहां भी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट से कई लोगों को लगता है मैन्युफैक्चरिंग, नहीं, ट्रेडिंग में भी इनपुट होता है भाई। पेन खरीदा इनपुट है, पेन बेचूंगा वही आउटपुट है, फॉर्म चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ, है तो आउटपुट, और कुछ तो प्रोसेसिंग बीच में हुई होगी। अरे कुछ तो मैंने कोई ना कोई प्रोसेस तो, क्योंकि सेलिंग प्रोसेस कोई जरूरी थोड़ी प्रोडक्शन प्रोसेस ही हो, वही प्रोसेस हो सकती है ना, कई एक्टिविटीज उसमें हो सकती है। तो whenever there is input, there is a process, there is output, there is a business, ये एक बेसिक बात है ना। हालांकि बिजनेस की डेफिनेशन भी बहुत महान डेफिनेशन है, इतनी सारी चीजें इसमें समझने को है ना, लेकिन फिलहाल बिजनेस का जनरल मीनिंग हमें पता है ना। और हमारा इंडेक्स है इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन।
तो कॉम्बिनेशन अभी क्या समझाऊं, कॉम्बिनेशन तो कितने बन सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, बचपन में पढ़ते थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। हमने तो अभी एक दो ही देखे हैं, अब कुछ और देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण, और ये क्या हो गया, अभी हटेगा भी नहीं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द, टर्मिनोलॉजीज। एक शब्द है अमलगमेशन, एक शब्द है एब्जॉर्प्शन, एक शब्द है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों ने डिसाइड किया हम दोनों एक हो जाएंगे। आप जानते हैं, पर एक 11 सिनर्जी के लिए होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, साथ काम करने के बड़े फायदे होते हैं, ये समझते हैं, सबका साथ सबका विकास, ऐसी कहावतें भी चलती हैं, है कि नहीं, बटेंगे तो कटेंगे इस टाइप की भी चलती है। ठीक है, और ये लड़की नाराज हो गई है और बॉटल गिरा दी है नहीं नहीं, तो बड़े आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं है ना। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई हम अपना बिजनेस जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लेते हैं, बोले नाम बदल देते हैं, तो बोले ठीक है। तो ए और बी दोनों कंपनी को बंद किया और नई कंपनी बनाई ए बी लिमिटेड के नाम से, है कि नहीं। तो ए बी लिमिटेड बनाई एक कंपनी। तो लीगली ऐसे थोड़ी होता है, कंपनी आरओसी जब रजिस्टर होती है, आरओसी प्रोसेस होता है, तो ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को आपको बंद करना पड़ेगा। बंद करना पड़ेगा तो कंपनी डिसॉल्व होगी, आरओसी में रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और एबी लिमिटेड नाम से नई कंपनी बनेगी। मतलब उस बिजनेस की सारी एसेट और लाइबिलिटीज इस बिजनेस को मिलेगी, वहां से ट्रांसफर होगी, यहाँ पे ट्रांसफर, वहां से ट्रांसफर की जाएगी, यहाँ पे इसको मिलेगी, है कि नहीं। एक तरीके से उसकी एसेट उसके बदले कंसिडरेशन जाएगा। अरे हाँ या ना, कंपनी बंद करोगे तो शेयर होल्डर्स को कुछ देना पड़ेगा ना, या तो उनको कैश देके विदा करो, यहाँ नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, और या फिर यहीं के शेयर उसको दे दो, कंसिडरेशन देना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक तरीके से वो बिकाऊ कंपनी हो गई ए और बी, ए बी लिमिटेड परचेसिंग हो गई, है कि नहीं। वो अमलगमेटिंग कंपनीज हैं, और ए बी लिमिटेड जो बनी है बाद में अमलगमेटेड है। अमलगमेटेड बोल रहे हैं, परचेसिंग बोल रहे हैं, या वो ट्रांसफर है, उनकी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, ये ट्रांसफर ही है। क्या बात समझ में आती है आप, है ना। तो अमलगमेशन की क्या कंडीशन है मालूम आपको, अमलगमेशन में दो या दो से ज्यादा कंपनी हो सकती है। अरे ए बी सी डी 4 कंपनी थी, चारों बंद हो गई और एक ई लिमिटेड बना दी, तो 2 कंपनी होगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं ऑल क्लोज्ड, और हमेशा न्यू बनेगी। तो बिजनेस के एक तरीके से है, ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, इसका और देसी नाम बता देता हूं, परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, ये परचेज एंड सेल ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस, है ना, खरीदी बेची है क्या, खरीदना बेचना ही तो है, व्यापार है क्या है, अल्टीमेटली तो यही है। तो अब हमने ये किया, है ना, तो ये अमलगमेशन कहलाया। क्या कहलाया, एब्जॉर्प्शन क्या था, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, ए ने बी को खरीद लिया, बी बंद हो गई, ए रहेगी। ए मतलब सारी एग्जिस्टिंग बंद नहीं हुई ना, सारी एग्जिस्टिंग कंपनी बंद नहीं हुई ना। हाँ, मानो ए बी सी डी ई 5 कंपनीज हैं, ए ने बी सी डी ई को खरीद लिया, बी सी डी ई बंद हो गई, ए जिंदा है, जिंदा थी और जिंदा है भी, है ना। तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो एक्वायरर होगी, जो एक्वायरर है, देखो यहां पर क्या था, जो दोनों कंपनी बिकी, दोनों कंपनी बिक गई, बंद हो गई, मतलब वो दोनों बंद हो गई, एग्जिस्टिंग वाली सारी बंद हो गई, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, और जो खरीदने वाली कंपनी थी उस वो एक न्यू कंपनी ही होगी, वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी होगी। लेकिन इसमें जो एक्वायरर कंपनी थी वो एग्जिस्टिंग ही रहेगी, है ना। और जो वन एग्जिस्टिंग कंपनी एक्वायरर, है ना, ठीक है ना, नो न्यू कंपनी फॉर्म, नो न्यू कंपनी, ठीक है ना। और जो एक एग्जिस्टिंग एक्वायरर कंपनी है उसको छोड़कर ऑल अदर क्लोज्ड, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आती है आपको। तो अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन में अंतर क्या है बताएं। अमलगमेशन में 2 कंपनीज एग्जिस्टिंग हो सकती है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन में भी एग्जिस्टिंग 2 कंपनीज हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है, तो ये तो सिमिलरिटी होगी। लेकिन अमलगमेशन में जितनी एग्जिस्टिंग सब बंद हो जाएगी, इसमें जितनी एग्जिस्टिंग है उसमें से एक रह जाएगी, कम से, है ना, एक रह जाएगी।
इज दिस क्लियर? उसमें न्यू कंपनी हमेशा फॉर्म होगी, इसमें कभी न्यू कंपनी फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन बिजनेस तो किसी ना किसी का बंद हो रहा है, कोई ना कोई तो अपना बिजनेस बेच रहा है, कोई ना कोई खरीद रहा है, देयर इज एक्वायरर एक्वायरी कंट्रोल, अरे हाँ या ना। और यहां पर हम आते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जनरली पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, नाम ही सुनते हैं कभी मतलब नहीं, ये बड़ा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये कंपनी है ए लिमिटेड, कंपनी क्या है? ए लिमिटेड एक कंपनी, उसकी एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट सामने, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बाहर बोर्ड क्या लगा है? ए लिमिटेड, क्या लगा है? अब मुझे लगा नाम बदलना है, क्या लगा? बस नाम बदलना है, तो हमने बोर्ड उतार दिया ए लिमिटेड का, उसका नाम हटा के बी लिमिटेड लिख के टांग दिया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल, हाँ हो गया खत्म, कीप इट सिंपल चार्ली। बी लिमिटेड आगे नाम बदल दिया ना, पर प्रैक्टिकली क्या होगा? आरओसी में ए लिमिटेड बंद होगी, ए लिमिटेड की एसेट लायबिलिटीज वहां से रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू अकाउंट बंद होंगे, वो बुक्स बंद होंगी, और बी लिमिटेड नाम की नई कंपनी आरओसी में रजिस्टर होगी और उसको एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करेगी। तो ये परचेसिंग कंपनी, वो वेंडर कंपनी, सेलिंग कंपनी, वो ट्रांसफर, ये ट्रांसफर, अरे हाँ है ना। तो ये हुआ यही है, इसमें एक ही कंपनी होती है, अरे ऊपर वाले दोनों में तो दो या दो से ज्यादा कंपनी होती थी, इसमें हमेशा एक ही एग्जिस्टिंग कंपनी होगी और वो भी बंद हो जाएगी और एक नई कंपनी फॉर्म हो जाएगी, ये कहलाएगा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं बिजनेस है, हाँ है, तब बोल ही रहा हूं ए लिमिटेड बी लिमिटेड बिजनेस ही है यार, और क्या है, जब तक कुछ और ना कहा जाए। और कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन तो है, मैंने अभी तक ये कहा बताया कि इंडेक्स 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, मैं तो यही बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, बिजनेस खरीदने बेचने की बातें होंगी और बिजनेस में इंटरेस्ट खरीदने बेचने की बातें हो रही हैं, यही तो चल रहा है। देयर मे बी लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, हम बाद में सबको एक नाम दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं? कोई जरूरी है कि मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन बना के इसको पढ़ाऊं, आप नहीं, ऐसा ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन कुछ भी हो सकता है, बिजनेस में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरी बात सुनिए, इन तीनों केसेस में कंसोलिडेटेड अकाउंट्स जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि भाई समझ में आ गई ना बात, अमलगमेशन में भी पुरानी कंपनी बंद हो जाएगी और नई कंपनी में आएगा तो वो तो अकेली रह गई ना, अरे हाँ ना। एब्जॉर्प्शन में भी क्या होगा, एक कंपनी पहले वाली थी, बाकी सब बंद हो जाएगी, तो बंद होने के बाद आप में जुड़ रही है तो कंसोलिडेट थोड़ी हो, तो आप अकेले ही हो, ये तो हमने पहले भी पढ़ा। अरे कंसोलिडेशन कब होगा? जब आपकी कोई सब्सिडरी है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर ले लिए, तो बी बंद नहीं हुई, एक्वायरी का गोइंग कंसर्न है तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट की बात आएगी ना। जब एक्वायरी खत्म हो चुका है, जिसको आपने अमलगमेशन के थ्रू लिया हो या एब्जॉर्प्शन के थ्रू लिया हो या एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो सामने वाला बंद ही हो गया है, तो फिर काय का कंसोलिडेशन? तो कंसोलिडेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये बिजनेस है? हाँ। क्या ये खरीदने बेचने का कॉम्बिनेशन है? हाँ। तो इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन तो तब लग जाती है जब एक्वायरर और एक्वायरी, जब एक्वायरर और transaction in which there is a acquirer and acquiry is called business combination, is called। तो एक्वायरर एक्वायरी तो सब में था, जो हमने 80 जो शेयर्स खरीदने वाले सवाल करे, जो कंप्लीट टेक ओवर हमने पढ़ा, एक्विजिशन पढ़ा, अमलगमेशन, सब में है, हाँ है ना। तो इसलिए इंडेस 103 अप्लाई तो होगा, हाँ है ना। भाई इस कंपनी पे इंडेस लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, लॉजिकल है ना। याद क्या करना, कंसोलिडेट करोगे किससे? जब सामने वाले सब बंदी हो गए, आप अकेले रह गए, है ना। और इंडेस 103 तो लगता ही लगता है। और अब आपको एक बात बताता हूं, इंडेस के बाद में कई अपेंडिक्स होते हैं, क्या होते हैं? एडिशनल, ये मान लेते हैं अपेंडिक्स का मतलब एडिशनल, और इंडेस बनाने के बाद उनको लगा अरे यार ये तो रह गया, तो एक नया 2 पेज और जोड़ दिए, इसको ऐसे समझ, अपेंडिक्स सी है, वो भी लगता है एप्लीकेबल है वो, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? हाँ, हम कल तक उसे टेक ओवर बोल रहे थे, हाँ वही तो है, बिल्कुल वही है। एक्चुअली टेक ओवर एक अंग्रेजी का शब्द है मेरे हिसाब से, टेक ओवर, किसी ने किसी को टेक ओवर कर लिया, तो वो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी तो टेक ओवर हुआ ही है भाई, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी तो टेक ओवर हुआ ही है ना। देखा जाए तो बी ने ए को टेक ओवर कर लिया,
तो टेक ओवर एक जनरल शब्द है, लेकिन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के शब्द है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल। तीनों में अंतर समझ में आया तुम्हें? अंतर क्लियर कट अंतर है। देख लो आप, तीनों बात एक ही हो रही। अच्छा एक बात और, तीनों की वैसे देखा जाए, हम पुरानी बात कर रहे हैं एस 14 की, इंडेस 103 की नहीं। आपने हमेशा वही अकाउंटिंग की, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए। ए और बी बंद होंगी, रिलेशन के थ्रू होंगी। नई कंपनी ए बी बनेगी तो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री होगी। ए ने बी को खरीद लिया, बी बंद होगी तो रिलेशन के थ्रू ही होगी। ए में वही एंट्रीज होंगी जो अमलगमेशन में आप पहले कर रहे थे। एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन हो गया, ए अकेली थी बंद हो गई और बी ने उसको ले लिया, तो वही एंट्रीज होंगी। अकाउंटिंग एस 14 में तो अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन तीनों की सेम अकाउंटिंग थी, कोई अंतर नहीं था उसमें। समझ गए? हाँ वहां ये जरूर है, ईंधन कभी पढ़ा है थोड़ा बहुत, याद होगा ना एस 14। ठीक है, चलो, तो जरूरत नहीं है उसकी बात करने की, वैसे भी वो पुरानी बातें हैं ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हाँ ठीक है, मतलब ये अकाउंटिंग में मैं बोल रहा हूँ, तो ये अकाउंटिंग तो सेम ही होती है ना भाई। बेच जो कंपनी बंद हो जाएगी उसकी बुक्स कैसे बंद होगी? रियलाइजेशन के थ्रू। वो तो मैंने करके भी दिखाई अभी आपको उसने, पिछले एग्जांपल्स में हमने किए। हाँ है ना? बताओ, सही है ना? चलो, तो यहां पर हम जो है अब देखें, ये पहला सवाल जो यहां पर अभी एक और अगला सवाल ले रहे हैं हम, ये देख के बताइए ये क्या है। ए ने बी को खरीद लिया, मतलब ए भी पहले से थी और बी भी पहले से थी, और ए ने बी को खरीद लिया है, ये एब्जॉर्प्शन है। अभी क्लियर हुआ? अब आपने टेक्निकली वर्ड बोला एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन है। बी बंद हो जाएगी। कंसिडरेशन क्या है भैया? 60,000 शेयर देंगे, 10 रुपए वाले 25 रुपए में शेयर्स दे रहे हैं, अच्छी बात है। इसकी बुक वैल्यू क्या है? नेट एसेट की 12 लाख, बैलेंस शीट में एसेट साइड में नेट एसेट आ गई 12 लाख, उधर राइट लाइबिलिटीज में इक्विटी कैपिटल 5 की और अदर इक्विटी 7, 12 हो गया। लेकिन ये 12 लाख की फेयर वैल्यू क्या है? 13 लाख। क्या है? बी लिमिटेड बंद हो गई क्या? हाँ। तो बी लिमिटेड की बुक्स बंद हो जाएगी? हाँ। कैसे? रियलाइजेशन के थ्रू बंद हो जाएगी। कैसे होती बताना? रिलेशन टू असेट्स, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, हो गया। शेयर कैपिटल को शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, अदर इक्विटी को भी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दो, खरीदने वाली कंपनी से कंसिडरेशन ड्यू करो, फिर कंसिडरेशन को रिसीव करो, फिर रिलेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो, और आखिर में कंसिडरेशन शेयर होल्डर को दे दो। मैंने पिछले सवालों में 2 बार करवाया है, आप रिवाइज कर लेना, स्टेप्स को दिमाग में रखो। ऑल असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू, वहां बुक वैल्यू पे खत्म हो जाएगी, है ना? उसके बाद शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, अदर इक्विटी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। एंड कंसिडरेशन ड्यू, कंसिडरेशन रिसीव, रिलेशन का प्रॉफिट लॉस, एंड कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो होता था, सिंपल सा था। हाँ, तो वो तो हो जाएगा। अब आज इंडेस 103 अप्लाई किसके होगा? ए लिमिटेड, एक्वायरर। ए लिमिटेड इज एक्वायरर, बी लिमिटेड इज एक्वायरी। कैसे? बी पे कंट्रोल आ गया ना, ए का कंट्रोल इतना आ गया कि सामने वाले का अस्तित्व खत्म कर दिया है। कंट्रोल आ जाता है बिना अस्तित्व दिए भी, इसने तो अस्तित्व भी खत्म कर दिया, तो कंट्रोल आ ही गया, ठीक है ना? तो नेट असेट अकाउंट डेबिट 13 लाख से फेयर वैल्यू पे लेंगे। इंडेस 103 में इसको बोला एक्विजिशन मेथड। क्या बोला? इट्स एन एक्विजिशन मेथड। ये जो मैं हम लोग इतने दिनों से कर रहे थे ना, नेट एसेट अकाउंट डेबिट टू कंसिडरेशन, ये एक्विजिशन मेथड चल रही थी। क्या चल रही थी? धीरे धीरे मैं सस्पेंस खोलते जा रहा हूं ताकि दिमाग में चीजें आते रहे, ठीक है। एक्विजिशन मेथड पढ़ रहे हैं, इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, और हम आज तक क्या पढ़ते आ रहे हैं? एक्विजिशन मेथड। कौन सी मेथड? नाम से क्या होता है? मेथड का नाम कुछ भी तो है, नाम से क्या होता है? नाम बड़ा है, काम काम बड़ा है। अकल बड़ी की भैंस? हाँ भैंस मत बोल देना। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मेरा नाम है वो धर्मवीर, ठीक है ना, और मैं डरपोक। अब बताओ मैं क्या हूं? हाँ डरपोक, तो जो दिख रहा है वो तो मैं हूं, फॉर्म मेरा नाम हाँ है ना, लेकिन सब रियलिटी क्या है? तो वही अकल बड़ी की भैंस में भी रियलिटी क्या है? अकल ही बड़ी है, दिखने में भैंस बड़ी है, फॉर्म है वो तो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है
एक्विजिशन मेथड में नेट एसेट डेबिट टू कंसिडरेशन 15 लाख। 15 लाख कैसे आए? 60,000 शेयर थे, 25 रुपए, 10 के थे, मार्केट में 25 के भैया, तो 2 लाख की गुडविल आ गई, कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो गई डेबिट, टू कैश की जगह टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। ये कैसे आया अमाउंट बताओ? 60,000 इंटू 10, 60,000 इंटू 15, खत्म। तो आज तक का जो डिस्कशन था, ये सवाल भी वैसे ही था। मतलब हमने आज तक जो अकाउंटिंग सीखी, एक तो उसमें अब्जॉर्प्शन की अकाउंटिंग सीख ली, है ना, और हमने एक्विजिशन की एक्विजिशन मेथड से सीखी, ठीक है ना, और उसमें हमने ये भी सीख लिया कि अगर पूरी कंपनी टेक ओवर ना करी हो लेकिन शेयर्स ले लिए हैं तो कंट्रोल आ गया है, तो भी फिर इंड AS 103 का वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, वो भी एक्विजिशन मेथड है ना। लेकिन हाँ, उसमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते थे। क्या बनते थे? क्या ये एंट्री जो हुई ये वाली इस सवाल में, क्या ये कंसोलिडेटेड ए लिमिटेड की कंसोलिडेटेड बुक्स में हुई? नहीं, कंसोलिडेटेड है ही का, एक खुद की बुक से भी तो खत्म ही हो गई। हाँ ठीक है। अब मैंने जानबूझ क्या लिखा है, पार्ट 2। क्या लिखा है? लेक्चर 3 ही चल रहा है लेकिन पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में देखिए क्या हुआ है, पहले पार्ट को समझा देते हैं, है ना। भाई ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी एक और कंपनी है, इन्होंने अमलगमेशन कर लिया है, ए भी बंद हो जाएगी, बी भी बंद हो जाएगी, एक नई कंपनी बन जाएगी सी। ठीक है, मान लेते हैं ए का शेयर होल्डर मैं हूं, बी की शेयर होल्डर ये है हमारी कनिका, कनिका नाम है आपका, ठीक है। ए का शेयर होल्डर मैं हूं, अभी मैं मान लेता हूं, मैं और मेरी फैमिली ऐसा मान, बहुत सारे लोगों से। बी लिमिटेड की शेयर होल्डर कनिका जी, हम दोनों ने सोचा कि कंपनी मर्ज कर लेते हैं, मैंने मेरी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, दोनों ने बंद कर दी, अब जो नई कंपनी है ना, उसमें हम दोनों ही शेयर होल्डर हैं। जबकि क्या एब्जॉर्प्शन में ऐसा हुआ था, ए का शेयर होल्डर मैं था, ए का शेयर होल्डर मैं था, हाँ है ना, और बी के शेयर होल्डर मान लीजिए आप थे, ठीक है, हो गई बात। ए पे किसका कंट्रोल था? मेरा। बी पे किसका कंट्रोल था? आपका। बी बंद हो गई, बी बंद हो गई, लेकिन यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी मैं कहां आ रहा हूं। बी बंद हो गई तो ए के शेयर होल्डर मान लीजिए, ए के शेयर थे टोटल, ऐसा मान लेते हैं, अज्यूम कर लेता हूं मैं, सपोज, अभी अमाउंट में मत जाना, है ना, मान लो 100 शेयर, 100 शेयर थे मेरे पास, कितने थे? 100 शेयर थे मेरे पास, है ना। अब ए ने बी को खरीद लिया, तो हमने बी के शेयर होल्डर को कैश दे दिया होता तो ये चले ही जाते, तो फिर मेरे ये पूरे 100 शेयर, हाँ है ना, हाँ है ना। लेकिन मैंने, जब हमने ए ने बी को खरीदा, ए ने, देखो मैं हमेशा कहता हूँ सिंपली सोचो, ये मत सोचो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं सब कुछ मान बता रहे हैं, नहीं, बहुत सिंपल है ना। ए ने, मैं ए लिमिटेड का शेयर होल्डर मैं हूं, मान लीजिए मेरी कंपनी 100 शेयर पूरे मेरे हैं, ऐसा मान लेता हूं मैं, है ना। मैं, हमने बी को खरीद लिया, और खरीदने के बाद ये कंपनी बंद हो गई, और इसके शेयर होल्डर को हमने कैश देके विदा कर दिया, हम ही मालिक हैं, ए और बी मर्ज हो गई है, अब हम ही है ना, हम ही हैं बस, ठीक है। लेकिन हमने इसको, हमने बी को खरीदा, और कनिका उसकी एक शेयर होल्डर थी, एक ही शेयर होल्डर थी, जब तक बी थी कंट्रोल उसका था, 100 शेयर उसके भी, उसके पास हमने हमारे 50 शेयर इसको दिए, कितने? 50 शेयर कनिका को दे दी, बी बंद हो गई, अब इस ए के शेयर होल्डर कौन कौन हो गए? अमित और कनिका, अमित जी और कनिका, हो गए कि नहीं? 100 मेरे पास है, 50 इसके पास है, 150, 150 में से 100, 66.67%, अभी भी कंट्रोल मेरा है, अरे हाँ या ना। तो ए पे पहले कंट्रोल किसका था? मेरा, अभी भी किसका है? मेरा। लेकिन मान लीजिए हम दोनों का बराबर कंट्रोल है, क्या है? ठीक है ना, कंट्रोल, अच्छा इसमें इसमें एक बात समझना, कंट्रोल पहले ही मेरा, लेकिन क्या कंट्रोल पहले जैसे ही रहा? नहीं, पहले से थोड़ी रहा, पहले से नहीं रहा ना, और पहले मेरा 100 था भाई, इस सौदे के पहले मेरा कंट्रोल कितना था? 100, कंट्रोल रहा मेरा, 100 से 66 हो गया, पहले 100 के 100 शेयर मेरे पास थे, अब 100 शेयर तो मेरे पास थे ही, हमने 50 शेयर बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को दे दिए खरीद के, तो अब टोटल 150 शेयर हो गए, तो हमारे परसेंटेज में हम 66.67 रह गए, समझो। तो मैं आपसे दो प्रश्न पूछूंगा यहां पर, क्या मेरा कंट्रोल पहले था? हाँ। क्या मेरा कंट्रोल अभी है?
हाँ मेरे ही है, लेकिन क्या पहले जैसा है? पहले जैसा नहीं है। दखल अंदाजी करेगी ये, मेरे जीवन में आएगी, ये दखल अंदाजी करने आएगी ना, आ चुकी है, पहले जैसा नहीं रहा। ये तो था एक बात। अब उल्टा सोचना, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं आपको मैं। मेरे पास 100 शेयर थे, ए लिमिटेड में शेयर होल्डर था। बी लिमिटेड, बी लिमिटेड हमने खरीद ली, वो कंपनी बंद हो गई, कनिका उसकी शेयर होल्डर है, हमने उसको 200 शेयर इशू कर दिए। कितने? अब जो ए लिमिटेड कंपनी, उसके टोटल शेयर 300 हो गए। 300 हो गए कि नहीं? 300 हो गए, मेरे 100 रह गए, उसके 200 हो गए, मैं 33% पे आ गया, वो 66.67 पे आ गई। मैं एक्वायरर था, वो एक्वायरी थी। लीगल, लीगली क्या था? अभी तक के सारे केसेस में मैं लीगल एक्वायरर था, तो मैं ही अकाउंटिंग एक्वायरर था। अभी तक के सारे केसेस में जो एक्वायरी लीगल था, वही अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्वायरी माना था उसे। लेकिन ये जो मैंने केस आपको बताया, एक्वायर कौन कर रहा है? मैं लीगल एक्वायरर हूं, खरीदने वाला मैं हूं, मैं अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं। अरे हाँ या ना? लेकिन और एक्वायरी लीगली वो है ना? लेकिन हुआ क्या, 100 शेयर मेरे थे, अब 200 उसके पास हो गए, तो उल्टा एक्वायरी जो था उसके पास 300 में से 200 शेयर है, कंट्रोल किसका आ गया? तो फिर सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगा दो, कहने को ही मैं ओनर हूं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल किसका आया? कनिका का। तो अब अकाउंटिंग में एक्वायरर उसे माना जाएगा, और मैं हो जाऊंगा एक्वायरी। मैं लीगल एक्वायरर, लेकिन अकाउंटिंग एक्वायरी। दिखने को मैं अमरेंद्र बाहुबली था, लेकिन वो बाहुबली फिल्म में एक और था ना, कुंतल प्रदेश का राजकुमार जो बड़ा डरपोक होता है, बाहुबली मूवी देखना। तो मैं दिखने में तो बाहुबली था, लेकिन असलियत में मैं बाहुबली नहीं रहा। अरे हाँ या ना? और वो कनिका जो कि लीगल एक्वायरी थी, वो अकाउंटिंग एक्वायरर बन जाएगी, ड्यू टू सब्सटेंस ओवर फॉर्म। रियलिटी, फॉर्म क्या है कि मैं एक्वायरर हूं, एक्वायरी है, लेकिन असलियत क्या है? वो एक्वायरर है। इसीलिए मैंने एक दिन एक शब्द यूज किया था पहली क्लास में, रिवर्स एक्विजिशन। क्या किया था? तो आज तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक्विजिशन। क्या पढ़ रहे थे? क्योंकि जो एक्वायरर था वही एक्वायरर था, और वो एक्वायरी ही एक्वायरी था, लीगल भी और अकाउंटिंग भी, तो एक्विजिशन ही हो रहा था। लेकिन रिवर्स एक्विजिशन भी आएगा इसमें। क्या आएगा? रिवर्स एक्विजिशन। तो खैर वो तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं भी आपसे, है ना? मेरा तो प्रश्न ये है कि यहां पे अमलगमेशन पे आगे वापस, है ना? ए लिमिटेड एक कंपनी थी, बी एक कंपनी थी, दोनों बंद हो गई। ए का शेयर होल्डर मैं, बी का शेयर होल्डर ये, हो गया ठीक। और नई कंपनी ए भी बना ली, हम उसमें दोनों शेयर होल्डर हैं। कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास है, कंट्रोल उन्हीं लोगों के पास है जिनके पास पहले था। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करता हूं। ए लिमिटेड में 4 शेयर होल्डर थे, ABCD। ए और बी के पास कंट्रोल था। किसके पास कंट्रोल था? मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिखना नहीं है कुछ। बी लिमिटेड के में 4 शेयर होल्डर थे, EFGH। जी और एच के पास कंट्रोल था, जी और। अब सब मिल गए, वो दोनों बंद हो गई कंपनी, एक कंपनी बन गई, और वही 8 लोग इसमें आ गए। उसमें कंट्रोल किसका था? ए और बी का। इसमें क्या? जी और एच का। शेयर सबके पास थे, पर कंट्रोल की बात हो रही है। अभी भी कंट्रोल ABGH के पास ही, अभी भी कंट्रोल। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि पहले जिन पार्टीज के पास कंट्रोल था, बाद में भी उस पार्टीज पे ही कंट्रोल के साथ पास कंट्रोल रहेगा, तो उसे कहते हैं कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? 3 बातें आ रही हैं, एक तो आ रहा है एक्विजिशन, एक आ रहा है रिवर्स एक्विजिशन, एक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन। ये पहले लेक्चर में मैंने आखिरी आखिरी में बताया भी था आपको, हिंट देके रखता हूं, गलत बॉल में डालते ही नहीं कि यार हमें इसमें 3 चीजें पढ़नी है। तो आज तक हम क्या पढ़ते हुए आए?
एक्विजिशन में दोनों केस पढ़ लिए हमने, मतलब एक टेक ओवर, कंप्लीट टेक एक्विजिशन मतलब सामने गोइंग कंसर्न खत्म हो जाना, एक्वायरी एज ए गोइंग कंसर्न खत्म हो जाना, और एक्वायरी का गोइंग कंसर्न की तरह खत्म रहना, खत्म ना होना, दोनों पढ़ लिए है ना। अब हमें क्या पढ़ना है, रिवर्स एक्विजिशन। और रिवर्स एक्विजिशन का मतलब समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई, कि जो लीगल एक्वायरर था वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरी हो जाएगा, और जो लीगल एक्वायरी था वो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायरर हो जाएगा, क्योंकि खरीदा भले मैंने था पर शेयर ज्यादा देती है कि नहीं, तो वो कंट्रोल उसका आ गया, उल्टा कंट्रोल उसका आ गया। अरे अंग्रेज आए तो हम पे सिर्फ बिजनेस करने ही थे ना, अंग्रेज जब आए थे भारत में बिजनेस करने ही आए थे लुटेरे, ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने उन्हें व्यापार करने को बोला कर लो, सालों ने कंट्रोल ही कर लिया, उल्टा वो मतलब मेहमान घर के मालिक बन गए, है ना। तो वही वाली बात है। तो ये हो गया था, तो बिजनेस का ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ट्रांजेक्शन, ठीक है, टेक ओवर का ऐसा ट्रांजेक्शन जिसे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का लिया कि एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है, इसको बंद कर दो और एक नई कंपनी बना लो बी लिमिटेड, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ए लिमिटेड में मैं ही था, बी में भी मैं ही हूं, कंट्रोल पहले मेरे पास था, अब भी मेरे पास है, ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन के पहले जिन पार्टीज के पास कंट्रोल था उन्हीं पार्टीज के पास बाद में भी कंट्रोल होगा, तो वो कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन होगा, और उसकी अकाउंटिंग अलग होगी। एक्विजिशन की अकाउंटिंग एक्विजिशन मेथड से होगी, रिवर्स एक्विजिशन की अकाउंटिंग भी हम आगे सीखेंगे, और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग दी गई है यहां पर अपेंडिक्स सी में। कॉमन कंट्रोल की अकाउंटिंग कहां दी गई है, तो अब हमें क्या सीखना है आगे के लेक्चर्स में बताइए। एक तो रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ये पार्ट 2 हमारा है। यहाँ पर ये पूरा सीसीटी आपको समझाया गया है, दिख रहा है आपको, ठीक। ये आपके लिए बकायदा सारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना दिए गए हैं, इससे आपका बहुत समय भी बचेगा, और बहुत ढंग से मेरे मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। इसमें बीच बीच में जेंडू का लर्निंग्स लिखा हुआ आ रहा होगा, ये मेरी कंपनी का नाम है इसलिए लिखा रहता है, इसको लिख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है ना। आप इससे आपको ऐसा ना लगे कि यार ये कोई शब्द समझने हमें बाकी है ऐसा ना लगे, ठीक है। चलिए, तो बस आज के लिए इतना काफी है ना। जो है अब हम आगे कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, और उसकी अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, रिवर्स इक्वेशन की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं, ठीक। तो क्लैरिटी आ रही है आपको, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है। एक्चुअली धीरे धीरे इसी क्लास के साथ साथ में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी जो वीक हो रह जाते हैं फाउंडेशन इंटर लेवल पे, जो कि बहुत जरूरी होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। वाई बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड मैंने बताया था ना, दैट इज गोइंग कंसर्न। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं, अभी आज हमने सब्सटेंस ओवर फॉर्म को डिस्कस किया, ऐसे कई अकाउंटिंग प्रिंसिपल से मैंने एक दिन मटेरियलिटी के बारे में आपको बताया था थोड़ा सा जनरल वे में, ठीक है ना। चलिए खैर, हो गया, तो बस काफी है। टाटा कर लें, टाटा कर लें। अरे आज हमने ऑनलाइन तो बात ही नहीं करी, मीनल ऑनलाइन, हर्ष और मीनल, हर्ष मीनल, आवाज आ रही यस है? सर। अरे यार क्लास में मेरा ध्यान जो है, आपने कोई डाउट भी नहीं पूछा, मतलब आया भी नहीं होगा डाउट। सर नहीं है डाउट। वेरी गुड। और मीनल जी? नहीं आया सर। ठीक है, मैं मेरे गले में साइलेंसर लगा लूंगा। नहीं सर। चलिए, चलो ठीक है, ठीक है तो सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है।